हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 012 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ रेड, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एनी टू लेवल्स ऑफ रेड, ठीक है। तो पूछ रहा है रेड का पर्पस क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होते हैं उसके लेवल्स में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, रेड स्टैंड्स फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो देखिए, रेड का फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इट इज़ अ डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट्स कंबाइन मल्टीपल फिजिकल डिस्क इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। द की पर्पस ऑफ रेड इज़ टू बी प्रोवाइड। देखिए, ये क्या होता है ना, रेड मतलब क्या हुआ, ये मल्टीपल फिजिकल डिस्क का मतलब कंबाइन करके एक सिंगल मतलब लॉजिकल यूनिट में ला देता है, उसी को कहते हैं रेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हम लोगों को क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, की पर्पस डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। तो देखिए, रेड ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेटा लॉस कॉज्ड बाय अ सिंगल डिस्क फेलियर बाय स्टोरिंग डेटा रिडंडेंटली अक्रॉस मल्टीपल डिस्क। इवन इफ वन डिस्क फेल्स द डेटा रिमेन्स एक्सेसिबल फ्रॉम द अदर फंक्शनिंग डिस्क। तो देखिए, रेड में क्या होता है कि बहुत सारे जो फिजिकल डिस्क होता है उसको एक सिंगल यूनिट में ला के रखा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप सोच के देखिए, मतलब इससे क्या होगा, डेटा रिडंडेंसी जो होता है ना, ये क्या हो जाएगा, हम लोग को कम हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, हम लोग का डेटा लॉस जो होता है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए एक डिस्क फेल हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो रेड ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेटा लॉस, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई सिंगल डिस्क जो होता है हम लोग का वो फेल हो गया, तो इससे क्या होगा, हम लोग वो जो स्टोरिंग डेटा जो है वो हम लोग और भी जगह मतलब बहुत सारे मल्टीपल डिस्क में स्टोर करके रखेंगे, जिसकी वजह से हम लोग मान लीजिए एक डिस्क फेल भी हो गया तो दूसरे से उठा लेंगे वो डेटा, है ना। इससे क्या होगा, डेटा लॉस जो होगा हम लोग का वो कम हो जाता है। तो वही लिखे, रेड ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेटा लॉस कॉज्ड बाय अ सिंगल डिस्क फेलियर बाय स्टोरिंग डेटा रिडेंटली अक्रॉस मल्टीपल डिस्क, है ना। उसको हम लोग बहुत सारे मतलब वो जो डेटा है उसको बहुत सारे डिस्क में स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से डेटा लॉस नहीं होता है। इवन इफ़ वन डिस्क फेल्स द डेटा रिमेन्स एक्सेसिबल फ्रॉम द अदर फंक्शनिंग डिस्क, है ना। यानी कि मान लीजिए एक डिस्क फेल भी हो गया, उसमें गड़बड़ हो गई, नहीं चल रहा है, तो हम लोग डेटा को दूसरे डिस्क से उठा सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। तो देखिए, सम रेड कन्फिग्रेशन कैन इनहेंस डेटा रीड एंड राइट स्पीड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा एक्सेस अक्रॉस मल्टीपल डिस्क। देखिए, इसमें रेड का क्या होता है ना, कुछ कुछ ये इसका परफॉर्मेंस भी इन्हेंस कर देता है। जैसे कि हम लोग रीड और राइट को स्पीड कर सकते हैं, जैसे कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बहुत सारे डिस्क में, फिर वहाँ से हम लोग धड़ाधड़ डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए, हम लोग जब इसका लेवल में देखेंगे ना तो और अच्छे से आप समझ जाओगे यही चीज़ को, ओके। तो देखिए, टू कॉमन, इसमें हम लोग को दो लेवल के बारे में पूछा है रेड का, तो चलिए वो देखते हैं। टू कॉमन रेड लेवल्स, ठीक है। पहला आता है हम लोग का रेड 0, ठीक है। दूसरा है रेड 1। तो सबसे पहले आएगा रेड 0, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग, ओके। तो देखिए, स्ट्रिपिंग में क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए हम लोग इससे समझते हैं रेड 0 और रेड 1 का। तो यहाँ देखिए, रेड 0 में क्या होता है, इसको कहते हैं स्ट्रिपिंग। इसमें क्या है, मान लीजिए हम लोग का 2 डिस्क है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जितने भी उसका हम लोग का जो डेटा है ना उसको ब्लॉक वाइज हम लोग करके चारों तरफ मतलब दोनों डिस्क में स्टोर कर देंगे, ठीक है। मल्टीपल डिस्क में हम लोग अपना डेटा को स्टोर कर देंगे। मान लीजिए देखिए, यहाँ पे ब्लॉक 1 है, इसमें किए हैं, इसमें ब्लॉक 2 कर दिए, इसमें ब्लॉक 3, इसमें ब्लॉक 4। इस तरह से हम लोग को 2 डिस्क के अंदर अपना डेटा को इवनली पूरा मल्टीपल डिस्क, यहाँ पे 2 डिस्क का एग्जांपल है, मान लीजिए बहुत सारा डिस्क है, तो हम लोग अपना डेटा को सब डिस्क में हल्का हल्का इधर तोड़ के रख देंगे, समझे। तो ये होता है हम लोग का स्ट्रिपिंग। तो इसी को देखिए अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, रेड 0 में क्या होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्प्लिट्स डेटा इवनली अक्रॉस मल्टीपल डिस्क इन दी एरे। मतलब एरे में हम लोग को पता है रेड का फुल फॉर्म क्या होता है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। यानी कि एक एरे समझ लीजिए आप, एरे को पता ही होगा आप लोगों का। एरे क्या होता है, एक समूह होता है सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप्स का। जैसे कि मान लीजिए 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 को मैं अलग अलग लिखने की जगह एक एरे में डाल सकता हूँ, जिसमें क्या है, नंबर है 1 से लेके 8 तक। उसी तरह से ये भी क्या है, रेड में भी क्या होता है, बहुत सारे डिस्क होते हैं। तो वही क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें रेड 0 में क्या, डेटा को स्प्लिट करके बहुत सारे डिस्क में रख देते हैं एरे के अंदर। उसके बाद होता है परफॉर्मेंस, ऑफर सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट फॉर रीड्स ड्यू टू पैरेलल एक्सेस फ्रॉम द मल्टीपल डिस्क। राइट कैन ऑल्सो बी फास्टर। तो रेड 0 में क्या होता है हम लोगों को, आप ही सोच के देखिए,
कि आपका जो डेटा है यहाँ पे है, यहाँ पे है, सारे डिस्क में है, तो हम लोग को रीड करना कितना आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना भाई एक ही जगह पे है तो हम लोग को एक ही जगह पे जाके ये करना होगा। मान लीजिए वो स्लो चल रहा है तो स्लो चल रहा है, अगर मान लीजिए बीच में ख़राब हो गया तो ख़राब ही हो गया, डेटा ही लॉस्ट हो गया। तो इससे क्या होता है, हम लोग अगर एक ही जगह रखेंगे तो उससे डेटा लॉस्ट होने का खतरा होता है, पढ़ने में भी टाइम लगेगा सिक्वेंसली। वही अगर हम लोग बहुत जगह पे रख लेंगे उसको, एक डिस्क दो डिस्क बहुत सारा ये करके रखेंगे, तो रीड करना हम लोग को वहाँ पे आसान हो जाता है और राइट करना भी आसान हो जाता है। मान लीजिए मेरे को इस पार्ट में चेंज करना है, ये वाला पार्ट ये वाले डिस्क के अंदर है, तो मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ ब्लॉक के अंदर, है ना। तो ये हो गया हम लोग का परफॉर्मेंस में। तो क्या होता है हम लोग को ये इंप्रूवमेंट कर देता है रीड को भी, यानी कि हम लोग पैरेलली चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं, है ना। यहाँ से भी देख पाएंगे, यहाँ से भी देख पाएंगे, यहाँ से भी देख पाएंगे, तो पैरेलली काम कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का रीड और राइट वाला प्रोसेस बढ़ जाता है रेड 0 में, ठीक है, स्ट्रिपिंग में। उसके बाद आता है रेड 1, जिसको कहते हैं मिररिंग। तो इसमें क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, चलिए। तो देखिए 1 मिनट, यहाँ पे देखिए मिररिंग में। तो मिररिंग में क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग ब्लॉक मतलब अपना जो डेटा था उसको हम लोग डिस्क के अंदर डाल देते, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ऐसे करके। इसमें क्या होगा ना कि हम लोग एक ही सेम टाइप का डेटा को ना 2 डिस्क में अलग अलग करके स्टोर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए देखिए डिस्क 1 है, डिस्क 2 है, इसी तरह से बहुत सारे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक 1 वाला कोड को डिस्क 1 में भी डालेंगे, ठीक है, और डिस्क 2 में भी डाल देंगे। ब्लॉक वाले 2 को भी मतलब देखिए डिस्क 1 में डाले ब्लॉक डेटा मतलब 2 पार्ट समझ लीजिए, और उसी को दूसरे डिस्क में भी डाल दिया, यानी कि सेम डेटा को हम लोग 2-3 डिस्क में डाल रहे हैं। ओके, तो ये होता है हम लोगों का मिररिंग में, ठीक है, यानी कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो, मिरर कर देना, यानी कि चीज़ों को 2 जगह स्टोर करके रख लेना। तो इसमें क्या होता है डेटा मिररिंग, ये क्या होता है, क्रिएट्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डेटा अक्रॉस मल्टीपल डिस्क इन द एरे, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी डेटा का बहुत सारे मल्टीपल डिस्क में हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं। इससे क्या होता है रिडंडेंसी, तो प्रोवाइड एक्सेलेंट डेटा प्रोटेक्शन इवन इफ वन डिस्क फेल डेटा रिमेन्स एक्सेसिबल फ्रॉम द मिरर्ड कॉपीज, ठीक है। तो रेड के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि एक डेटा लॉस हो जाएगा तो दूसरे से एक्सेस कर लेते हैं, वो सब हम लोग का रेड 1 का ही फीचर है, समझे। यानी कि हम लोग एक ही सेम तरह का डेटा को 2 जगह स्टोर करके रखे हुए, तो मान लीजिए एक फेल हो गया तो हम लोग दूसरे से उठा सकते हैं। मान लीजिए ये पहला वाला डिस्क फेल हो गया तो हम लोग को दूसरे डिस्क में भी तो यही सब डेटा है, तो हम वहाँ से ले सकते हैं। तो ये होता है मिररिंग, ठीक है। इससे डेटा एकदम बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट होकर रहता है, एक जगह खत्म हुआ दूसरे हो गया, और भी हम लोग 7-8 जगह स्टोर करके रखे हुए हैं। और बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है ना वो अपने डेटा को ऐसे करके स्टोर करके रखती है, एक ही जगह तो मान लीजिए रखेगी तो भाई फिर तो दिक्कत हो गया, अगर मान लीजिए कभी वो डिलीट हो गया कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग भी अपने मान लीजिए आप कभी प्रोजेक्ट बनाते होंगे तो उसमें भी मान लीजिए आप एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लियो, तो आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो पहले आप क्या कर लेते हो, उसका कॉपी बना लेते हो एक, है ना, सेफ्टी के लिए कि भाई मैं कॉपी वाले में चेंज करूँगा और ये जो असली वाला है मतलब ये जो प्रॉपर है इसको मैं यहाँ रहने दूँगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, मिररिंग कर देना, डेटा को 2-3 जगह पे स्टोर करके रखना। उसका देखिए परफॉर्मेंस, रीड परफॉर्मेंस कैन इम्प्रूव ड्यू टू पैरेलल रीड एक्सेस, राइट परफॉर्मेंस माइट हैव सम ओवरहेड ड्यू टू राइटिंग टू ऑल मिरर्ड डिस्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है रेड 1 में मिररिंग में, इसमें परफॉर्मेंस रीड वाला परफॉर्मेंस तो बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग पैरेलली चीज़ों को रीड कर सकते हैं यहाँ से भी यहाँ से भी, लेकिन राइट वाले में क्या होता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि हम लोगों को देखिए यहाँ पे लिखे हैं ब्लॉक 1 में चेंज किए हैं तो फिर हम लोग को यहाँ पे भी आके इसको चेंज करना होगा, ये ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा, है ना। तो वही राइट वाले में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन रीड को हम लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि पैरेलली काम चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रेड 0 और रेड 1। ये जो रेड वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, फ्यूचर में भी आपको काम आने वाला है, ठीक है, आगे सेमेस्टर में। तो ये था सिंपल सा मीनिंग, मैंने बहुत ही ईजी वे में बताया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी। आप चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द इंटरप्ट ड्राइवन IO टेक्निक विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट टेक्निक को हम लोग को बताने बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट आउटपुट टेक्निक में क्या होता है, ये देखिए हम लोग का टेबल है, इसको मैं और थोड़ा जूम कर देता, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का कैसे इंटरप्ट मतलब आपको देखिए लाइफ में आप लोग डे टू डे लाइफ में भी इंटरप्ट वर्ड का यूज़ करते होंगे कि भाई यार इंटरप्ट मत कर, मतलब क्या डिस्टर्ब मत कर, है ना। वही हुआ इंटरप्ट, मतलब क्या करना है एक तरह से जो काम चल रहा है उसको रोकना, इंटरप्ट कर देना चीज़ों को। तो वही होता है, देखिए इंटरप्ट कैसे काम करता है। मान लीजिए ये CPU है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का इनिशियलाइज इनपुट आउटपुट का, ठीक है, इनपुट आउटपुट टेक्निक हो गया। पहले हम लोग इसको यहाँ से समझते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इन दिस डायग्राम द CPU एंड IO डिवाइस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली अलाउइंग द CPU टू परफॉर्म टास्क वाइल द इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्क्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ये इनपुट हम लोग का डिवाइस है, ठीक है, ये हम लोगों को ये CPU को काम कर रहा है
इसको मान लीजिए किसी तरह का एक ये मिला, वर्क मिला, ठीक है। तो क्या करेगा वो, क्या करेगा इनिशियलाइज इनपुट करेगा, है ना, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो होगा एक्टिव कर देगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे थर्ड क्या है, इनपुट इनपुट रेडी, आउटपुट कंप्लीट और एरर जनरेट्स इंटरप्ट सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इनपुट जो भी इसको काम मिला है इनपुट डिवाइस को सीपीयू के द्वारा, वो अपना काम यहाँ पे करेगा, जो भी चीज़ होगा उसको वो काम किया, जो भी उसको मिला था वो कर लिया। उसके बाद ये क्या करेगा, ये इनपुट कंट्रोलर जो है इनपुट आउटपुट सीपीयू रिसीविंग इंटरप्ट, मतलब सीपीयू ने क्या किया, पहले इसको काम दिया कि भाई ये काम है, इसको कर दे। इनपुट आउटपुट जो मतलब ये इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया सीपीयू से कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को काम मिला, मैं कर लूँगा। उसके बाद क्या किया, उसमें जो भी काम था भाई करना था कर लिया, कंप्लीट हो गया, जो भी हुआ। तो वो क्या किया, आउटपुट दिखाने के लिए फिर ये कर लिया। तो अब क्या करेगा इनपुट वाला डिवाइस, ये सीपीयू को क्या करेगा, इंटरप्ट थ्रो करेगा, यानी कि देख भाई हो गया काम, ये देख काम हो गया मेरा, सिंपल भाई। तो क्या करेगा, सीपीयू रिसीविंग इंटरप्ट ट्रांसफर कंट्रोल टू द इंटरप्ट एंटर, ठीक है। यानी कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइस बोला भाई तू जो काम दिया था ना मेरे को वो हो गया, ये ले रोक दिया है सीपीयू को यहाँ पे। तो अब क्या करेगा, सीपीयू इंटरप्ट प्राप्त किया, यानी कि सीपीयू इंटरप्ट हुआ, उसको रोका गया, ठीक है। तो अब सीपीयू क्या करेगा, अपना जो कंट्रोल है वो इंटरप्ट हैंडलर को दे देगा, यानी कि ये जो इंटरप्ट इसको मिला है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वो अभी सीपीयू थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हैंडलर को अपना कंट्रोल दे दे रहा है कि भाई देख क्या चीज़ है, काम करिए वाला, है ना। उसके बाद ये क्या करेगा, इंटरप्ट हैंडलर प्रोसेसेस डेटा रिटर्न्स फ्रॉम इंटरप्ट, और इंटरप्ट हैंडलर जो है ये जो इनपुट आउटपुट जो भी काम करके दिया है, जो आउटपुट दिया है, जो भी दिया है, या जो भी एरर कुछ भी किया है, तो वो क्या करेगा, इंटरप्ट हैंडलर उसको प्रोसेस करेगा और जो भी चीज़ है उसके अंदर उसको रीड कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, सीपीयू रिज्यूम प्रोसेसिंग ऑफ इंटरप्ट टास्क। उसके बाद फिर क्या होगा, ये इंटरप्ट हैंडलर काम वाम कर लिया, जो भी इनपुट डेटा लेना था वो सब ले लिया, और उसके बाद वापस से सीपीयू को उसका ये दे देगा, है ना, कंट्रोल दे देगा कि भाई ले अब तेरा जो काम था वो कर वापस से, समझे। तो इस तरह से फिर सीपीयू अपना जो भी प्रोसेस वो कर रहा था वो करने लगेगा, या फिर अगर कोई नेक्स्ट इंटरप्ट है तो वो फिर उसको मिल जाएगा सीपीयू को, समझे। फिर इस तरह से फिर मान लीजिए सीपीयू को किसी तरह का इंटरप्ट मिला कि भाई देखिए वाला काम कर, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट यही फिर सीपीयू भाई इनपुट आउटपुट डिवाइस को बोलेगा भाई रेडी हो जा, फिर से काम आ रहा है। फिर ये रेडी हुआ, ये जो काम दिया इसको वो ले लिया कंट्रोलर, फिर उस पर काम किया, जो भी क्या करना था कर लिया। उसके बाद फिर से ये सीपीयू को बोला देख भाई हो गया, ये देख 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 हो गया, समझे। तो वही ये इंटरप्ट कर रहा है सीपीयू को बार बार। तो इस तरह से, और ये दोनों क्या होगा, दोनों अपना चल रहा है, क्या बोलते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सीपीयू अपना काम कर रहा है और कंट्रोलर अपना काम कर रहा है, जिससे कि सीपीयू को कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख रहे सीपीयू अपना टास्क को यहाँ पे कर सकता है वापस, जब ये दे दिया काम आईओ कंट्रोलर को, और यहाँ पे अपना एग्जीक्यूटिंग सीपीयू अपना काम वापस से शुरू कर दिया, जब तक उसको इंटरप्ट मिलता नहीं है कि कंट्रोलर भाई बोल कंप्लीट करके ना देती हाँ भाई हो गया काम, तब तक अपना सीपीयू सारा काम कर रहा है, समझे। तो ये था सिंपल सा, आप देखिए हम लोग इसको लिखे अभी वही सेम चीज़ है, तो आपको कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए द सीपीयू एंड द आईओ डिवाइस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दोनों अपना इंडिपेंडेंट काम करता है, अलाउइंग द सीपीयू टू परफॉर्म टास्क वाइल द आईओ डिवाइस वर्क्स, है ना। इससे क्या होगा, अपना सीपीयू इसको काम दे दिया आईओ डिवाइस को, और सीपीयू अपना काम कर रहा है और आईओ डिवाइस अपना इधर काम कर रहा है, समझे। द सीपीयू इनिशिएट द आईओ ऑपरेशन एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग अदर टास्क वाइल वेटिंग फॉर द ऑपरेशन टू कंप्लीट। तो क्या करता है, पहले सीपीयू इनिशियलाइज कर देता है आईओ ऑपरेशन को कि भाई देख तू रेडी हो जा, तेरे को काम दे दे रहे, और उसके बाद क्या होता है, वो अपना जो भी काम है, जो काम कर रहा था सीपीयू करने में बिजी हो जाता है, आगे का काम अपना आईओ करेगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस वो अपना काम करेगा और सीपीयू अपना काम करने लगेगा। इससे क्या होता है ना कि सीपीयू को रुकना नहीं पड़ता कि भाई ये काम कंप्लीट करके दे, तुम जब तक देगा नहीं तब तक मैं रुके रहूँगा, मैं बाकी कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तो यही होता है कि इसमें क्या होता है, सीपीयू अपना पूरा फुल यूटिलाइज हम लोग कर पाते हैं सीपीयू को, क्योंकि सीपीयू इसको काम दे दिया, उसके सीपीयू अपना नेक्स्ट काम पे लग गया। वरना क्या होता है, अगर मान लीजिए सीपीयू ये करेगा तो फिर सीपीयू इसको काम दिया, फिर वो वेट करेगा कि जब तक वो ला के मेरे को आउटपुट ना दे दे तब तक रुका रहेगा सीपीयू, समझे। तो इसमें ऐसा नहीं होता, सीपीयू उसको दे दिया, उसके बाद वो अपना अदर टास्क करने लगता है, ना कि वेट करता है कि वो कंप्लीट करके दे ऑपरेशन, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, ओके। As the I/O device perform the operation, the CPU continues executing other tasks। यानी कि यहाँ पे अपना I/O डिवाइस जो है वो अपना काम कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको जो भी मिला है वक्त वो कर रहा है, और तब तक अपना CPU भी काम कर रहा है, रुका हुआ नहीं है CPU, ठीक है। When the I/O operation complete or require attention, the I/O device sends an interrupt signal to the CPU। और जब ये इनपुट आउटपुट डिवाइस जब इसका अपना काम कर लेता है, या फिर इसको किसी तरह का दिक्कत होता है, कुछ ये चाहिए, तो वो CPU को क्या भेजता है, इंटरप्ट करता है ना। द आईओ डिवाइस सेंड्स एन इंटरप्ट सिग्नल टू द सीपीयू। जब इंटरप्ट भेजता है तो सीपीयू भाई एक्टिव हो जाता है कि अरे यार ये आ गया है, तो अब हमको इसको देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या चीज़ चल रहा है।
समझे। उसके बाद होता है द CPU पॉज इट्स करेंट टास्क एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू द इंटरप्ट हैंडलर। फिर यहाँ पे क्या होगा, CPU जैसे ही इसको इंटरप्ट मिला CPU रुक जाएगा, लगे यार रुको यार क्या यार दिक्कत है यार, देखो इसका क्या दिक्कत है। इंटरप्ट हैंडलर को बोलेगा देखो यार क्या दिक्कत है इसका। फिर अपना इंटरप्ट हैंडलर क्या करेगा, वैसे समझ चुके हैं। द इंटरप्ट हैंडलर प्रोसेसेस द इंटरप्ट हैंडलर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा क्या इंटरप्ट मिला है भाई, क्या तुमको दिक्कत है वो चेक करेगा। विच में इन्वॉल्व हैंडलिंग द कंप्लीटेड ऑपरेशन और डीलिंग विद एन एरर कंडीशन, जिसके अंदर इंटरप्ट के अंदर क्या हो सकता है कि भाई कंप्लीट हो गया काम, या फिर किसी तरह का एरर आ गया, देख भाई इंटरप्ट बोल रहा है, आईओ डिवाइस बोल रहा है भाई ये काम कर रहे थे एरर आ गया ये देख ले। तो ये सब काम क्या करेगा, इंटरप्ट हैंडलर चेक करेगा, समझे। उसके बाद क्या हो गया, वंस द इंटरप्ट हैंडलर कंप्लीट इट्स टास्क, मतलब चेक कर लिया इंटरप्ट को, द CPU रिज्यूम द इंटरप्टेड टास्क और मूव्स ऑन द अनदर टास्क। उसके बाद फिर वही CPU अपना जो भी काम पहले उसका रुक गया था, वो इंटरप्ट हैंडलर देने से पहले जो काम करने से रुक गया था वो अपना वापस से शुरू कर देगा, और या फिर अगर कोई अनदर टास्क है तो उस पर लग जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर, समझे। तो ये था इंटरप्ट हैंडलर के बारे में, और ये मैंने एकदम अच्छे से समझाया, एकदम हम लोगों की भाषा में जैसे डे टू डे हम लोग देखते हैं, तो उस तरह से मैंने आपको समझाया। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं था, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 1 का ई। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द सब रूटीन कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो पूछ रहा है हम लोग को सब रूटीन कॉल क्या होता है और रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो देखिए ये सब रूटीन कॉल और रिटर्न, ये सब अगर आपने अभी सेकंड सेमेस्टर में MCS 11 को पढ़ा होगा ना, तो उसी के तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा प्रोग्राम का, अगर नहीं भी है तो भी मैं उस तरह से समझाऊंगा कि आप आराम से समझ जाओगे ये सब चीज़, ठीक है। तो देखिए सब रूटीन कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन आर फंडामेंटल्स ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्राम में यूज़ होता है एनेबलिंग मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कोड, ठीक है। ये हम लोग को क्या करता है, सब रूटीन कॉल और रिटर्न नहीं होता, ये हम लोग का मॉड्यूलर और रीयूजेबल कोड को बढ़ावा देता है, यानी कि हम लोग कोड को रीयूज़ कर पाते हैं। हेयर एन एक्सप्लेनेशन हाउ दे वर्क अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग प्रॉपर देखते हैं। तो देखिए सब रूटीन कॉल क्या होता है। A subroutine is a named block of code that perform a specific task, ठीक है। Subroutine call instruction are used to transfer control from the main program to the subroutine। तो देखिए subroutine को आप ना ऐसा फंक्शन समझ सकते हो, ठीक है। तो subroutine क्या हो गया, मान लीजिए कोड चल रहा है और एक पर्टिकुलर कोई काम करना है, समझे। अब वो पर्टिकुलर काम हो सकता है कि आपको वो जो पर्टिकुलर टास्क है उसको बार बार आपको आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा, तो आप क्या करोगे ना, उसको एक सब रूटीन में बना के लिख लोगे, ताकि उसको आपको बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। जहाँ पे भी उसका ज़रूरत पड़े मैं डायरेक्ट उसको कॉल कर दूँ और वो कोड अपना ब्लॉक ऑफ कोड जितना भी लिखे हैं सब रूटीन में वो अपना काम कर जाए, ठीक है। तो वही होता है कि ये नेम ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें कोई परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क कोई किया जाता है। इसमें क्या होता है, सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम द मेन प्रोग्राम टू द सब रूटीन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे नंबर का सम करना है, तो मैंने एक सब नाम का सब रूटीन बना लिया है। अब यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल गया है A और B, जिसमें 5 और 7 है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से 5 + 7 वो लिखने की ज़रूरत, मैं क्या करूँगा, सब रूटीन को कॉल कर दूँगा। तो ये जो मेरा मेन प्रोग्राम है, यहाँ से मैं डायरेक्ट एक्सेस भेज दे रहा हूँ कि भाई ये 2 नंबर है, इसको ऐड करके आ। तो सब रूटीन में ट्रांसफ़र भेज दूँगा मैं। सब रूटीन वही फंक्शन है 2 नंबर को ऐड करने वाला, वहाँ पर मेरे को वो नंबर ऐड करके सब रूटीन वापस कर देगा। तो समझे, ये मेन प्रोग्राम से ट्रांसफ़र कर देता है कंट्रोल सब रूटीन को, ठीक है। ये हम लोग जब अभी एग्जांपल देखेंगे उसमें और अच्छे से समझ जाओगे। व्हेन अ सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन इज इनकाउंटर्ड, द CPU सेव द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कॉल ऑन टू द स्टैक ऑन और इन डेजिग्नेटेड रजिस्टर। तो जब हम लोग का सब रूटीन कॉल होता है ना, इंस्ट्रक्शन कॉल होता है, तो CPU क्या कर लेता है, एड्रेस सेव कर लेता है कि कहाँ पे, मतलब कौन से एड्रेस पे हम लोगों को सब रूटीन है और क्या एड्रेस से रिटर्न करेगा, वो सबको हम लोगों को CPU सेव करके रख लेता है अपने रजिस्टर में, ठीक है। देन द CPU जम्प्स टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द सब रूटीन टू बिगिन इट्स एग्जीक्यूशन। उसके बाद क्या करता है, CPU जंप कर जाता है एग्जीक्यूशन, मतलब वही सब रूटीन पे, और वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उस पर काम करना शुरू कर देता है, समझे। वंस द सब रूटीन फिनिश इट्स टास्क, द एग्जीक्यूट्स अ रिटर्न इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर कंट्रोल बैक टू द मेन प्रोग्राम। और जैसे सब रूटीन में मान लीजिए जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, फिर वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन कॉल होता है और उसके वही सब रूटीन से जो मतलब एक्सेस था उसको वापस से मेन प्रोग्राम पे भेज देता है। रिटर्न कर देना मतलब मेन प्रोग्राम पे वापस आ जाना, समझे। तो इस तरह से सब रूटीन का काम करता है। अब एग्जाम्पल में ये पूरा चीज़ जो मैं आपको लिख के दिखाऊँ वो आप एग्जाम्पल में पूरा समझ जाओगे, ओके। उसका देख लेते हैं हम लोग का रिटर्न इंस्ट्रक्शन।
तो रिटर्न नाम से ही पता चल रहा है, रिटर्न कर देना चीज़ों को। द रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम दी सब रूटीन बैक टू द मेन प्रोग्राम, है ना, वही हम लोग अभी देखे थे। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मान लीजिए एक सब रूटीन कोई फंक्शन है, उसमें कोई काम करना है, तो सब काम हो गया, तो उसके बाद लास्ट में मैं रिटर्न कॉल कर दूंगा, जिससे क्या होगा, सब रूटीन का जो मतलब अभी काम कर रहा था उसका कंट्रोल वापस से मेन प्रोग्राम पे चला जाएगा। ठीक है, तो वही लिखे, यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम द सब रूटीन बैक टू द मेन मेमोरी, मेन प्रोग्राम। ओके, when a return instruction is encountered, the CPU retrieves the return address from the stack or designated register। तो जब हम लोग रिटर्न को कॉल करते हैं, मतलब जैसे ही रिटर्न इंस्ट्रक्शन कॉल होता है सब रूटीन के अंदर, तो वो CPU जो सेव करके रखा था ना एड्रेस अपना स्टैक में, मतलब जब वो सब रूटीन से पहले जाने वाला था तो वहाँ पे एड्रेस अपना सेव करके रख लिया था कि भाई यहाँ तक मैंने काम कर लिया, उसके बाद मैं सब रूटीन मेरे को बुला रहा है, मैं सब रूटीन के पास गया हूँ, तो वो जो एड्रेस सेव करके रखा था वो वहाँ से रिट्राइव कर लेता है और वहीं पर वापस उसी एड्रेस पर चला जाता है। समझे? अभी आप एग्जांपल में समझेंगे। उसके बाद देखिए, द CPU देन जम्प्स टू द इंस्ट्रक्शन लोकेटेड एट द रिटर्न एड्रेस। उसके बाद वही CPU जंप कर जाता है जहाँ पे हम लोग का रिटर्न एड्रेस हम लोग लिखे हुए थे। रिज्यूमिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द मेन प्रोग्राम फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट ऑफ बिफोर द सब रूटीन कॉल। और वहीं पे हम लोग चल जाता है, वहीं से एग्जीक्यूशन वापस से शुरू कर देता है जहाँ पे सब रूटीन हम लोग का कॉल हुआ था। समझे? तो इस तरह से हम लोग का रिटर्न इंस्ट्रक्शन और सब रूटीन काम करता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है लेकिन सब कुछ समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, मैंने एक मेन प्रोग्राम लिखा, ये मेन प्रोग्राम लिखने का ढंग होता है, ये सब आपको बेसिक चीज़ें इतना समझेंगे। तो देखिए मेन में शुरू किया हूँ मैं, यहाँ पे 2 नंबर लिया हूँ, लोड R1 और 10। इसको देखिए, लोड R1, 10। इससे क्या हुआ ना, R1 हम लोग का एक समझिए इसको वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू 10 को डाल दिया है। ठीक है, R1 यहाँ पे हालांकि रजिस्टर है, तो यहाँ पे क्या किया हूँ मैं, लोड वैल्यू 10 इंटू द रजिस्टर R1। और ये जो क्या है ना हम लोग का, ये हम लोग का कमेंट है। ठीक है, ये लोड वैल्यू 10, तो कमेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन वाले इसमें कमेंट को इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, R1 के अंदर वैल्यू 10 डाल दिए और सिंपल वही लोड R2 के अंदर वैल्यू 20 डाल दिया, यही था सिर्फ। समझे? उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, कॉल ऐड नंबर। तो ये जो ऐड नंबर है ना, ये हम लोग का सब रूटीन है। ये जो ऐड नंबर है, कॉल मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 नंबर तो मिल गया मेरे को, चलो अब मैं ऐड नंबर को कॉल कर देता हूँ। तो ये मेरा ऐड नंबर जो है ना, ये मेरा नाम है सब रूटीन का। तो यहाँ पे क्या किया, कॉल द ऐड नंबर रूटीन। तो अब यहाँ पे देखिए आप समझते हैं पूरे इसको, ये आप समझ गए, मैंने अभी पढ़ के बताया, ये रिटर्न का भी बता दिया। तो यहाँ पे क्या किया, ये मिला, जैसे ही सब रूटीन कॉल हुआ तो यहाँ पे हम लोग देखे थे जैसे ही कि सब रूटीन कॉल होता है तो CPU सेव कर लेता है एड्रेस को जहाँ पे वो है ना। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे कॉल रूटीन सेव हुआ, CPU क्या किया, ये वाला जो एड्रेस है ना, ये इसको सेव करके रख लिया कि भाई यहाँ पे ना हम लोग का सब रूटीन वाला फंक्शन कॉल हुआ है। तो यहाँ पे CPU अपना एड्रेस सेव करके रख लिया। उसके बाद क्या किया देखिए, उसके बाद वो सेव कर लिया अपने स्टैक में, रजिस्टर में। उसके बाद क्या करता है, CPU जंप कर जाता है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि भाई CPU यहाँ से जहाँ पे ये ऐड नंबर बोला है तो ऐड नंबर पे जंप कर दिया, और ऐड नंबर यहाँ पे देखिए, ऐड नंबर यहाँ पे है। समझे? ये हम लोग का सब रूटीन है। तो ऐड नंबर पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो भी काम है वो करने लगेगा, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो भी है कॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऐड नंबर में ऐड R0, R1 और R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, R1 ऐड मतलब क्या हो जाएगा, ऐड कर देना। तो ऐड द वैल्यू इन रजिस्टर R1 एंड R2 स्टोर रिजल्ट इन R0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 और R2 का जो वैल्यू है उसको ऐड कर दो, ऐड वाले फंक्शन से ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और उसको क्या करो, R0 में स्टोर कर दो। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, R1 और R2 ऐड होके R0 में चला गया। तो यहाँ पे 10 + 20 ऐड होके 30 R0 के अंदर चला गया। और यहाँ से देखिए RET रिटर्न, समझे? तो ये हो गया हम लोग का रिटर्न फंक्शन कॉल। तो अब जैसे ही ये रिटर्न फंक्शन कॉल हुआ, क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न में हम लोग पढ़े थे, जैसे ही रिटर्न फंक्शन कॉल होता है CPU क्या करता है, वापस से रिट्राइव कर देता है वो एड्रेस को। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने रिटर्न फंक्शन को कॉल किया, CPU फिर से वही रिट्राइव कर लेगा कि भाई कहाँ पे मैंने एड्रेस को सेव करके रखा था, जहाँ पे इनकाउंटर हुआ था ये सब रूटीन, तो उसका एड्रेस पे वापस से यहाँ से जैसे ही रिटर्न करेंगे तो ये CPU वापस से यहीं पे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आगे काम करना शुरू करेगा। समझे? फिर वही देखिए, द CPU जब लोकेटेड एट रिटर्न एड्रेस रिज्यूमिंग एग्जीक्यूशन ऑन द मेन प्रोग्राम फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट ऑफ बिफोर द सब रूटीन कॉल्स। वहाँ फिर यहीं पे वापस से आ गया और फिर अपना जैसे लाइन बाय लाइन काम करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा और उसके बाद क्या करेगा, रिजल्ट इज़ नाउ इन रजिस्टर्ड R0, है ना। यहाँ पे देखिए ऐड नंबर पे कॉल हुआ, जंप किया, ऐड नंबर को सबको नंबर को कर लिया, R0 में ऐड कर दिया। तो अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया, R0 में आ चुका है हम लोग का वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, हॉल्ट मतलब एंड ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे मैं प्रिंट करके नहीं दिखा रहा, मैं बस डायरेक्ट आपको बता रहा था।
तो यहाँ पे क्या हो गया, रिजल्ट हम लोग का रजिस्टर R0 में आ गया और यहाँ से मैंने प्रोग्राम को एंड कर दिया होल्ड करके। ठीक है, ये सब ये है, आप लोग को पता होंगे। ठीक है, तो यहाँ से होल्ड करके मैंने प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो इस तरह से समझे ये रिटर्न फंक्शन और सब रूटीन कैसे काम करता है, और ये मैंने सिंपल डेफिनेशन भी लिखा है, आप आराम से समझ गए होंगे। ओके, तो यही था क्वेश्चन नंबर 1 का ही। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर C, D और E बता दिया एकदम अच्छे से, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एकदम हम लोग की भाषा में सिंपल में समझाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपके काम का है। ठीक है, अगर आप इग्नू से BCA कर रहे हो तो ये चैनल आपके काम का ही, आगे भी काम का है, 6 महीने बाद भी काम का होगा, साल भर बाद भी काम का होगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए MCA 012 का दिसंबर 23 का, तो आप सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आइए और इस वीडियो का लिंक कॉपी करके बस पेस्ट कर दीजिए, आगे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं समझ जाऊँगा आपको ये वाला PDF चाहिए होगा तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।